हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आज आपका स्वागत तवर में। तो हम मुगल वंश को सूरी को पढ़ा। हुमायूं के शेर ने निकाला, उसके अकबर ने इसको किया। आज आते हैं अकबर की का एक एपिक है जो एक अवधि में वो तार से पढ़ा अकबर का जो 45 में हुआ। कोट नाम जन्म साल के यहाँ जन्म हुआ दोस्तों। अमरकोट के राजा बीरसाल के वहाँ 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर की माता का नाम दोस्तों हमीदा बानो बेगम था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनका जन्म 1542 में हुआ। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। भाई देखिए, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जन्म 1542 में हुआ। हमीदा बानो बेगम इसकी माँ का नाम था। अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए, अकबर का संरक्षक था जो बैरम खां था, जिसे हुमायूं ने अकबर का संरक्षक घोषित किया, क्योंकि उस समय अकबर नवयुवक नहीं थे, यानी एक तरीके से अल्पायु थी उनकी, युवक नहीं थे पूर्ण रूप से। राजा बनने से पूर्व अकबर जो गुरुदासपुर, देखिए अकबर राजा बनने से पहले अकबर गुरुदासपुर नामक स्थान जो पंजाब में है वहाँ के सूबेदार थे दोस्तों। राजा बनने से पूर्व पंजाब के गुरुदासपुर के सूबेदार थे अपने अकबर। तो जब गुरुदासपुर में सूबेदार थे तब ही हुमायूं ने बैरम खां को इनका संरक्षक घोषित किया। अब बात करते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ दोस्तों। बात करते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कालानौर के अंदर हुआ। फरवरी 1556 को कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों बात है कि हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो बैरम खां उनका संरक्षक था। तो बैरम खां ने उनका कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक किया। एक ईंटों का सिंहासन बनाया, तब उस सिंहासन पर ही कालानौर नामक स्थान पर फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक हो चुका है अकबर का। अब हम बात करते हैं कि अकबर के जो अभियान होंगे उनके बारे में। तो सर्वप्रथम दोस्तों देखिए, पानीपत का सेकंड बैटल हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में हुआ। उनके राज्याभिषेक होने के पश्चात नवंबर 1556 में आदिल शाह के प्रधानमंत्री, आपको मैं जैसा मैंने बताया कि सूरवंश के आदिल शाह, जिन्हें मुबारिज खां कहा जाता था, जो शेर शाह सूरी के वंशज थे, उनका एक प्रधानमंत्री था हेमू ने अकबर को चुनौती दी। तो अकबर का सेनापति कौन था उस समय? बैरम खां था दोस्तों। अकबर के सेनापति बैरम खां एवं हेमू के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें बैरम खां विजयी हुआ, यानी अकबर की विजय हुई दोस्तों। पानीपत का सेकंड बैटल जिसे अकबर ने जीत लिया। उसके पश्चात बात करते हैं अब अकबर के समय काल, यानी अकबर का जो समय काल था उस समय काल में किसका प्रभाव ज़्यादा था। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम बात करते हैं कि अकबर के समय 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम बैरम खां का संरक्षण काल, यानी 1556 से 1560 तक, जब तक कि बैरम खां उनका संरक्षक था, तो बैरम खां का प्रभाव रहा अकबर के शासनकाल के दौरान।
तो 1556 से 1560 तक बैरम खां का संरक्षण काल कहा जा सकता है। सेकंड काल है पेटीकोट शासन। यह ऐसा शासन था दोस्तों जिसमें किसी न किसी उनके ऊपर प्रभाव रहा, अकबर के ऊपर कोई न कोई का प्रभाव रहा, जिसे पेटीकोट शासन कहा जाता है। 1560 से 1564 तक। देखिए, पेटीकोट शासन में उनकी धाय माँ थी, उनका प्रभाव रहना बताया जाता है कि पेटीकोट शासन में उनकी धाय माँ का प्रभाव रहा। तीसरा काल है अकबर का स्वयं अकबर का शासन, यानी यह स्वतंत्र शासक, मतलब स्वतंत्र शासक जो शासन है अकबर का स्वतंत्र शासन कहा जा सकता है। तो वह उनका खुद का काल है जो 1564 से 1605 तक 1564 से 1605 तक रहा। हम बात करेंगे बैरम खां का संरक्षण काल। तो ये क्या था दोस्तों, इस काल के दौरान बैरम खां का अधिकार रहा, यानी बैरम खां का जो प्रभाव रहा, उनका संरक्षक थे। अकबर की अल्पायु थी। बैरम खां, परिचय देखते हैं बैरम खां कौन था। बैरम खां फारस का शिया मुसलमान था दोस्तों। जो एक बैरम खां था जो फारस का शिया मुसलमान था, हुमायूं के साथ रहता था, जिसे हुमायूं ने 1555 में अकबर का संरक्षक घोषित किया। मैंने जैसा आपको बताया कि हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बैरम खां को घोषित किया। 1555 में अकबर का संरक्षक घोषित किया गया था दोस्तों हुमायूं के द्वारा बैरम खां को। अब बात करते हैं कि अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दी। तो देखिए, अकबर ने बैरम खां को खाने खां की उपाधि दी दोस्तों, यानी अकबर ने बैरम खां को खाने खां के नाम से पुकारा। दोस्तों, बात करते हैं कि अकबर ने बैरम खां के समय कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से अभियान किए तथा विजय पाई। तो सर्वप्रथम दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत विजय, जो प्रथम युद्ध कह सकते हैं, मैंने प्रथम अभियान कह सकते हैं अकबर द्वारा, पानीपत विजय, जो पानीपत द्वितीय के नाम से युद्ध हुआ था हेमू तथा बैरम खां के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। द्वितीय युद्ध चुनार विजय सेकंड बैटल कह सकते हैं हम इसे, अकबर का सेकंड बैटल। अकबर का तीसरा युद्ध ग्वालियर युद्ध, ग्वालियर दुर्ग को अकबर ने जीत लिया। चौथा युद्ध जौनपुर विजय, उन्होंने जौनपुर को विजित कर लिया दोस्तों, जौनपुर को भी जीत लिया। तो ये थे बैरम खां के समय पर अकबर द्वारा जीते गए कुछ युद्ध। जैसे सर्वप्रथम मैंने बताया पानीपत द्वितीय, मतलब पानीपत सेकंड बैटल, उसके बाद चुनार विजय, उसके बाद ग्वालियर विजय, उसके बाद जौनपुर विजय। ये आपको याद करने हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि 1561 में बैरम खां की हत्या। भाई 1561 में बैरम खां की हत्या हो गई। हत्या किसने कराई? अकबर ने यही कराई हत्या, क्योंकि बैरम खां को नहीं चाहने वाले कुछ सरदार थे जिन्होंने अकबर को बहका दिया। यानी कुछ सरदार थे जो बैरम खां को नहीं चाहते थे, उन्होंने अकबर को बहका दिया और बैरम खां की हत्या करवा दी। तो अकबर ने बैरम खां को मक्का की यात्रा के लिए भेज दिया। भाई बैरम खां को 1561 में मक्का की यात्रा के लिए अकबर द्वारा भेज दिया गया, जब पाटन नामक स्थान पर, पाटन जो गुजरात के अंदर है, पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां द्वारा मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या कर दी गई। 1561 में बैरम खां की हत्या पाटन गुजरात में मुबारक खां द्वारा मक्का जाते समय कर दी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अकबर ने बैरम खां की एक विधवा रानी थी कह सकते हो आप, कि अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम
सलीमा बेगम से विवाह कर लिया दोस्तों, तथा उनके पुत्र बैरम के बेटे अब्दुल रहीम जिसे खाने कहाँ कहा जाता है, जिसका पूरा नाम कह सकते हो आप अब्दुल रहीम खाने खाना, उसे तो गोद में ले लिया तथा उनकी पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। तो अब्दुल रहीम को खाने खा की उपाधि दी थी दोस्तों। बात करते हैं पेटीकोट शासन। अकबर का जब बैरम खां का प्रभाव था तब का शासन हमने पढ़ लिया है। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं पेटीकोट शासन, जिसमें सर्वप्रथम महाम अनंगा जो अकबर की दाएं माँ थी दोस्तों, अकबर की दाएं माँ थी महाम अनंगा, तथा उनके पुत्र आजम खां, दाएं माँ का पुत्र था आगम खां, महाय अनंगा का पुत्र था। इन दोनों की मृत्यु दोस्तों 1564 में हो चुकी थी। मतलब एक तरीके से इनका भी प्रभाव था अकबर के शासनकाल में। तो इन दोनों की मृत्यु तो भाई 1564 में हो गई। तथा एक था शिहाबुद्दीन जो दिल्ली का राज्यपाल था, उसका भी प्रभाव था, जिसको फांसी दे दी गई दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि पेटीकोट शासन 1560 से 1564 था। तो अकबर ने धायमा को और आगम खां को तो भाई 64 में मृत्यु हो गई उनकी, तो लेकिन शिहाबुद्दीन को फांसी दे दी। तो पेटीकोट शासन था, उसमें ये प्रभाव उसके बाद मिट गया। तो पेटीकोट शासन के दौरान जो विजय प्राप्त की थी दोस्तों, अकबर ने जो क्षेत्र जीते उनके बात करते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मालवा विजय, इसके बाद गोंडवाना विजय। दो विजय थी दोस्तों, मालवा विजय एवं गोंडवाना विजय। पेटीकोट शासन के दौरान मालवा एवं गोंडवाना दो क्षेत्र विजय किए थे दोस्तों। पश्चात बात करते हैं अकबर के राजनीतिक अभियान। अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से युद्धों में विजय पाई, उन सभी का हम विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं मालवा अभियान। देखिए मालवा अभियान 1561 में हुआ। भाई 1561 में ही मालवा अभियान हुआ। 1561 में जैसे मैंने आपको बताया था कि हत्या भी 1561 में ही हुई थी। मालवा अभियान 1561 में हुआ। बाज बहादुर को हरा दिया, यानी बाज बहादुर को हराया। बाज बहादुर फिर भाग गया वहां से, तथा उनकी पत्नी रूपमती ने जौहर किया। बाज बहादुर को हराकर वहां विजय प्राप्त की। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जौहर किया, तो मालवा का ये जौहर कहलाया। इसके पश्चात हम बात करते हैं द्वितीय अभियान। हम बात करें दोस्तों तो आमेर अभियान 1562 में हुआ। 1562 में आमेर अभियान हुआ। राजा बहरमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। राजा बहरमल या बिहारीमल आमेर के जो शासक थे, जयपुर वाला आमेर, उन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। यह विवाह दोस्तों राजपूत एवं मुगल का प्रथम विवाह था। यह ऐसा विवाह था जिसमें राजपूत एवं मुगल प्रथम बार शादी के बंधन में बढ़े। दोस्तों अब बात करते हैं कि हरकाबाई को अकबर ने कौन सी उपाधि दी। भाई हरकाबाई को अकबर ने मरियम उजमानी की उपाधि प्राप्त। क्या उपाधि दी दोस्तों? क्या उपाधि थी? मरियम उजमानी की उपाधि अकबर ने हरकाबाई को दी थी। तो भाई विवाह हो गया। उसके पश्चात मानसिंह था जो हरकाबाई का भतीजा था। मानसिंह अपनी बुआ के साथ दहेज में गया। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? फरजंद की। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी तथा 7000 मनसब प्रथा थी अकबर के समय। 7000 का मनसब दिया एवं फरजंद की उपाधि दी।
आता है मेड़ता अभियान। मेड़ता अभियान 1562 में हुआ। मतलब जब आमेर गए थे ना अकबर, तो उसके बाद शादी करने के बाद जब वापस आए तो उस समय ही मेड़ता अभियान किया, जिसमें जयमल राठौड़ को हराया था। 1562 में मेड़ता अभियान, जिसमें जयमल राठौड़ को हराया। हम बात करते हैं गोंडवाना अभियान। जो गोंडवाना अभियान दोस्तों 1567 गोंडवाना अभियान 1567-68 नहीं दोस्तों, 1564 में हुआ गोंडवाना अभियान। अब गोंडवाना अभियान को हम गढ़कटंका अभियान भी कह सकते हैं। इनका द्वितीय नाम गढ़कटंगा था। गोंडवाना को गढ़कटंगा कहा जाता था। 1564 में यह अभियान हुआ दोस्तों। संग्राम सिंह की विधवा रानी दुर्गावती, यानी संग्राम सिंह की जो विधवा रानी थी, उस दुर्गावती को हरा दिया अकबर ने। इस युद्ध में अकबर का सेनापति आसफ खां था दोस्तों। अकबर का सेनापति आसफ खां था। ये क्वेश्चन बन जाता है कि गोंडवाना विजय के समय कौन प्रधानमंत्री था? सेनापति था आसफ खां। इसके पश्चात एक इम्पोर्टेंट अभियान आता है मेवाड़ अभियान। अभियान हुआ था दोस्तों 1567 और 68 में। 1567-68 में मेवाड़ अभियान हुआ। राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल एवं फत्ता सिसोदिया को हराया। राणा उदय सिंह जो भी अल्पायु थे, जो महाराणा प्रताप वो अल्पायु थे। महाराणा उदय सिंह यहाँ से चले गए, महल छोड़कर चले गए, तथा उनके सेनापति फत्ता एवं जयमल सिसोदिया को अकबर ने हराया। उनके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ था एवं जौहर हुआ था दोस्तों। इस युद्ध को अकबर के जीवन पर कलंक कहा जाता है। अकबर के जीवन पर कलंक कहा जाने वाला युद्ध कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ अभियान को अकबर के जीवन पर कलंक कहा जाता है। अकबर ने जयमल एवं फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति, मतलब हाथी पर बैठी हुई मूर्ति, आगरा के किले के पर दरवाजे पर लगाई थी दोस्तों। आगरा के किले के द्वार पर लगवाई थी, जो अब भी लग रहे हैं। जयमल एवं फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। बात करते हैं अकबर के द्वारा किए गए अगले अभियान रणथंभौर अभियान की। रणथंभौर अभियान 1569 में हुआ था दोस्तों। 1569 में रणथंभौर अभियान हुआ था। सुरजनहाड़ा को इसमें हराया था। अब रणथंभौर अभियान को हम विस्तार से जाने कि क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों आपको ये पता हो कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, तो तब से ही मुगलों के पास रणथंभौर पर एक संधि हुई। रणथंभौर मुगलों के लिए था, जो बाद में जब संग्राम सिंह राणा सांगा की पत्नी कर्मावती थी। कर्मावती पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो दुर्गावती ने हुमायूं से राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन कुछ कारणवश हुमायूं सहायता नहीं दे सका, जिसके कारण मेवाड़ नाराज हो गया और उसने रणथंभौर को वापस ले लिया। उसके बाद पुनः अकबर ने 1569 में आक्रमण किया, सुरजनहाड़ा को हराया तथा रणथंभौर पर अधिकार किया। अगली बात करते हैं कालिंजर अभियान 1569 में रणथंभौर अभियान के समय ही बघेल वंशी राजा रामचंद्र केन का एक बीच समझौता हुआ। उसमें हराया नहीं था, ये समझौता ही हुआ दोस्तों 1569 में। करते हैं अगले अभियान की मारवाड़ अभियान। मारवाड़ अभियान दोस्तों
1570 में हुआ। 1570 में मारवाड़ अभियान हुआ। मारवाड़ कहा जाता है दोस्तों जोधपुर को, जिसमें राजस्थान की 3 रियासतें जैसे कि जो मारवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर, जिसमें मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक रामचंद्र सेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल, हरसाय के शासक। राजस्थान के 3 बड़ी रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, जैसे कि मारवाड़ के रामचंद्र सेन ने, बीकानेर के कल्याणमल ने, जैसलमेर के हरराय ने। मेवाड़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब बात करते हैं हल्दीघाटी का युद्ध। ये बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध, जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों जून 1576 में हुआ। जून 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। मानसिंह कछवा एवं महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। इसे कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपली, मेवाड़ का थर्मोपली कहा है, जो कि थर्मोपली ब्रिटेन में एक युद्ध नामक एक प्रसिद्ध युद्ध है। तो कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपली कहा है इसे। यह युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था। इसमें पता नहीं चला था दोस्तों कौन जीता है कौन हारा है, इसीलिए इसे अनिर्णायक युद्ध कहा जा सकता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। महाराणा प्रताप को छापामार प्रणाली का जनक कहा जाता है। जो महाराणा प्रताप थे वो छापामार प्रणाली के जनक थे। के पश्चात हम बात करते हैं गुजरात के अभियान की। गुजरात का अभियान 1572-1573 में गुजरात का अभियान हुआ। सुल्तान महमूद शाह सेकंड को हराया। 1572-73 में सुल्तान महमूद शाह सेकंड को हराया। इसे ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण स्मिथ द्वारा कहा गया। स्मिथ द्वारा कहा गया है कि एक ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण था। गुजरात के आक्रमण के पश्चात हम बात करते हैं तुकरोई युद्ध। तुकरोई जिसे गौड़ विजय के नाम से जाना जाता है। भाई बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ तुकरोई युद्ध हुआ, जिसे गौड़ विजय, बंगाल को ही गौड़ विजय तुकरोई कहा जाता है। गौड़ विजय के समय बंगाल बिहार की संयुक्त सेना को विजित किया, जिसमें अकबर का सेनापति मुनीम खां था। अकबर का सेनापति मुनीम खां जो गौड़ विजय यानी तुकरोई विजय के समय था। तुकरोई विजय 1575, जिसे गौड़ विजय कहा जाता है, 1575 में यह युद्ध हुआ। करते हैं अकबर की उत्तर पश्चिम विजय। बात करते हैं काबुल विजय की। काबुल विजय 1581 में काबुल विजय यानी काबुल पर युद्ध हुआ। काबुल में ये युद्ध हुआ था जो 1581 में हुआ। हकीम मिर्जा को हराया क्योंकि हकीम मिर्जा ने अकबर द्वारा नियुक्त काबुल का सूबेदार जो हकीम मिर्जा खां की बहन थी, जिसका नाम बख्तूनिसा बेगम थी, जो अकबर ने नियुक्त की थी काबुल की सूबेदार, जिसे हकीम मिर्जा ने हटा दिया। उसके बदले काबुल पर आक्रमण किया। काबुल पर विजय पाई अकबर ने, और काबुल पर अधिक जो आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि हकीम मिर्जा को हराना। 1581 में ये युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अकबर ने हकीम मिर्जा की जो बहन थी, जिसका नाम बख्तूनिसा बेगम था, उसे वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन हकीम मिर्जा ने उसे हटा दिया। तो अकबर ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। जीतने के पश्चात काबुल का जो सूबेदार था वो काबुल का सूबेदार मान सिंह को बनाया था, जो अकबर का सेनापति था, आमेर वाला। अब हम अगले आक्रमण की बात करते हैं ठट्टा यानी सिंध विजय। भाई उत्तर पश्चिम विजयों की बात कर रहे हैं, जिनमें उत्तर पश्चिम में काबुल आता है। काबुल के पश्चात सिंध आता है, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में। देखिए काबुल का हमने बताया कि काबुल का जो 1581 में हुआ, 1591 में सिंध का युद्ध हुआ। सिर्फ 10 साल बाद, भाई काबुल से 10 साल बाद सिंध में आक्रमण किया अकबर ने।
जिसमें जानी बेग को हराया। सिंध में जानी बेग को हराया था। 1591 में आक्रमण किया। वहीं बीरबल की मृत्यु हुई थी। तो सिंध में बीरबल की मृत्यु हुई क्योंकि बीरबल ने यूसुफ जाई जाति के विद्रोह का दमन करने की कोशिश की, जिसको रोकते समय बीरबल की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हम कश्मीर विजय। कश्मीर विजय 1586 और 1587 में हुई। 1586-87 में हुई। ये आक्रमण किया कश्मीर पर, अकबर द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया। यूसुफ खां को वहाँ पर हराया था। यूसुफ खां को हराया। बात करते हैं अकबर की दक्षिण भारत पर विजय। अकबर एक ऐसा प्रथम मुगल बादशाह था जिसने दक्षिण भारत को जीता तथा सम्राट की उपाधि धारण की। भाई सम्राट की उपाधि कैसे धारण की? क्योंकि उसने दक्षिण भारत को जीत लिया। दक्षिण भारत को जीतने के पश्चात यह मुगल वंश का एक प्रथम ऐसा बादशाह था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो भाई मुगल ने जो दक्षिण भारत को जीता, अकबर ने जीता, तो सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया? सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर पर आक्रमण किया। कब किया? अहमदनगर पर आक्रमण किया अकबर ने 1593 में। भाई 1593 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। वहाँ कौन शासक था या फिर कौन शासिका थी? भाई वहाँ की शासिका थी चांद बीबी। चांद बीबी को हराया अकबर ने 1593 में हराया था। अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत का ये प्रथम आक्रमण था जो अकबर ने किया 1593 में किया। उसके पश्चात करते हैं दक्षिण भारत का द्वितीय युद्ध। अब हम बात करते हैं असीरगढ़ युद्ध। प्रथम आक्रमण किया अहमदनगर पर, द्वितीय आक्रमण किया असीरगढ़ पर। अकबर ने दक्षिण भारत में द्वितीय आक्रमण जिसे कहा जाता है वो असीरगढ़ पर किया। असीरगढ़ पर आक्रमण किया तो उसने अपने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबी से खोला था। असीरगढ़ पर आक्रमण किया तो अकबर ने 1601 में जब चाबी से खोला तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1601 में असीरगढ़ का युद्ध हुआ जिसमें असीरगढ़ के किले को सोने की चाबी से खोला था अकबर ने। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस दुर्ग को अकबर ने सोने की चाबी से खोला? असीरगढ़ का किला। ये जो अभियान हो गए भारत में, जो दक्षिण भारत में 2 अभियान हमने पढ़ लिए, एक अहमदनगर का पढ़ा था, एक असीरगढ़ का पढ़ा था। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं धार्मिक नीति। जो अकबर की धार्मिक नीति थी वो किस प्रकार थी? अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई। जो धार्मिक नीति थी सुलह-ए-कुल। अकबर के 3 गुरु थे जिनमें प्रथम अब्दुल लतीफ़, शेख अब्दुल नबी एवं शेख सलीम चिश्ती। देखिए एक बार याद कीजिए दोस्तों, अब्दुल लतीफ़, शेख अब्दुल नबी, तृतीय शेख सलीम चिश्ती। भाई तीसरा कौन था? शेख सलीम चिश्ती जो अजमेर में थे। अब बात करते हैं अकबर द्वारा 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। मतलब एक तरीके से मुगल वंश में जो एक नियम था कि वे दासों को बंदी बना लेते थे। बंदी बनाने के पश्चात युद्धबंदियों को दास बना देते थे। तो उसने अकबर ने रोक लगा दी 1562 में। अकबर द्वारा 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगाई। बात करें कि 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर भी रोक लगा दी। भाई तीर्थ यात्रा कर कोई नहीं देगा, ऐसा अकबर ने कहा था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को बंद लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दी 1563 में। देखिए 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर समाप्त कर दिया। अब 1564 में क्या करेगा भाई? जजिया कर समाप्त करेगा। देखिए 62, 63 और 64 3 काम किए, नंबर वाइज तीनों नियम बनाए। कैसे? सर्वप्रथम युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगाई।
तीर्थ यात्रा कर 63 में समाप्त किया, 64 में जजिए कर समाप्त किया। करते हैं अन्य धार्मिक अभियान एवं अन्य धार्मिक नियम। अकबर ने 1576 में इबादत खानों की स्थापना, भाई इबादत खाने की 1576 में स्थापना कर दी अकबर ने। कहाँ करी थी दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। देखिए जरा दोस्तों, 1576 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करी। यहाँ करी थी, फतेहपुर सीकरी में करी थी। अकबर हर गुरुवार को धार्मिक चर्चा का काम करता था दोस्तों। इबादत खाने में हर गुरुवार यानी हर बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा रहती थी, मतलब एक मीटिंग होती थी धर्म के ऊपर। 1578 में भाई इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1578 में इबादत खानों को अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कर दी भाई। 1569 में, 1569 नहीं 1579 में, 1579 में अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कर दी। मजहर क्या होता है? मजहर एक धार्मिक मसौदा था। इसके अनुसार धार्मिक मामलों में मतभेद होने पर, भाई मजहर का उद्देश्य था कि भाई कोई भी धार्मिक मामले में कोई अनबन होती है या फिर कोई मतभेद होता है तो उसका अंतिम निर्णय सम्राट ही करेगा, जो राजा होगा वही करेगा। मजहर की घोषणा करते समय जब मजहर की घोषणा की अकबर ने, तो उस समय अकबर ने इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। अकबर ने मजहर की घोषणा करते समय इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं दीन ए इलाही। 1582 में दीन ए इलाही अकबर द्वारा एक धर्म, मतलब अब अकबर की सोच थी कि एक नया धर्म बनाऊंगा। तो 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाने की ठानी। तो उसने क्या किया भाई? दीन ए इलाही एक नया धर्म बनाया, जो 1582 में बनाया। इसे तौहीद ए इलाही अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल ने कहा है कि ये दीन ए इलाही है, जो तौहीद ए इलाही कहा है, अबुल फजल ने कहा है। बाद में इसका प्रधान पुरोहित, जो पुरोहित था, मतलब दीन ए इलाही का प्रधान अबुल फजल को ही बना दिया गया। अबुल फजल ने इसे तौहीद ए इलाही कहा है, दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही कहा, और अबुल फजल को ही अकबर ने इसका प्रधान बना दिया। अब एकमात्र ऐसा हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया? तो बीरबल था। बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया। इतिहास में दीन ए इलाही को आचार संहिता कहा जाता है। स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता की स्मारक कहा है। भाई स्मिथ ने कहा है कि यह अकबर की मूर्खतापूर्ण कार्य है, इसे मूर्खता का स्मारक कहा है स्मिथ ने। स्मिथ एक इतिहासकार था, उसने अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा है। 1583 में अकबर ने, 82 में तो भाई दीन ए इलाही एक अलग से धर्म चलाया, और 83 में अकबर ने इलाही संवत चलाया। इलाही संवत कब चलाया? 1583 में। ये क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर ने इलाही संवत कब चलाया? तो 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया था। अब बात करते हैं अकबर के क्या सिक्के थे, कौन कौन से सिक्के थे। तो देखिए अकबर ने शेर शाह सूरी का ही अनुसरण किया, मतलब शेर शाह सूरी को उसने फॉलो किया एक तरीके से, उसी के जैसे सिक्के चलाए। तो सर्वप्रथम इसने कुछ रामसिया प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें सोने के सिक्के, 2 प्रकार के सोने के सिक्के थे। एक था इलाही सिक्का, जिसे वृत्ताकार, जो गोल गोल होता था, वृत्ताकार। दूसरा सिक्का था जलाली एक आयताकार सिक्का होता था, जलाली। वो एक था इलाही, एक जलाली, जो सोने के सिक्के थे। इसके पश्चात रुपया और दाम, वही शेरशाह सूरी वाले, जैसे कि रुपया था, चांदी का था, तांबे का दाम था। कि
अकबर द्वारा एक सोने का बड़ा सिक्का चलाया गया था जिसे संसद कहा जाता था। हम कह सकते हैं संसदी सिक्का था, जो सोने का एक बड़ा सिक्का था। संसदी सिक्का था जो अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। अब बात करते हैं कि एक इलाही था जो अकबर ने चलाया था। एक वृत्ताकार सोने का सिक्का था, एक आयताकार सोने का सिक्का जलाली था, वृत्ताकार इलाही था। एक इलाही की कीमत कितनी थी? शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए 10 रुपयों के बराबर। यानी अकबर ने भी शेरशाह सूरी जैसे सिक्के चलाए, तांबे के एवं चांदी के। तो 10 चांदी के रुपयों के बराबर एक इलाही सिक्का था। अब बात करते हैं अकबर की भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभिक व्यवस्था क्या थी? अकबर की भू राजस्व व्यवस्था में प्रारंभिक व्यवस्था क्या थी? जब्ती, जिसे जमई कहा जाता था, जब्ती व्यवस्था या फिर जमई व्यवस्था, जो शेरशाह सूरी की थी। यानी उसको इसने फॉलो किया था एक तरीके से, जो उसकी व्यवस्था थी जब्ती एवं जमई, वही व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभिक रूप में अकबर द्वारा की गई थी। उसके पश्चात इसने कुछ नई व्यवस्था भी चलाई थी। नई व्यवस्था में अकबर ने 1573 में करोड़ी व्यवस्था चलाई। 1573 में करोड़ी व्यवस्था चलाई। करोड़ी एक अधिकारी होता था, जो एक अधिकारी होता था जिसका लक्ष्य होता था 1 करोड़ रुपए सालाना कमाना। करोड़ी था जिसका लक्ष्य था 1 करोड़ रुपए सालाना कमाना। करोड़ी व्यवस्था 1573 में लागू की, जिसका अधिकारी करोड़ी था, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए सालाना कमाना था। बाद में अमील या फिर अमलगुजार इस करोड़ी को ही कहा जाने लगा। इसके पद का नाम बदल के अमील या फिर अमलगुजार कर दिया गया था। अब बात करते हैं हमारी करोड़ी व्यवस्था हो गई। उसके पश्चात करते हैं बात 1580। करोड़ी व्यवस्था पढ़ ली। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं 1580 में आयन ए दहसाला। ये किसने चलाई? अकबर ने चलाई थी, लेकिन अकबर के किस अधिकारी ने चलाई? टोडरमल ने चलाई थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। आदिल ए दहसाला को ही टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है, जो लगभग संपूर्ण भारत में चली थी। आयन ए दहसाला 1580 में चली थी। इसके अनुसार उपज का 1/3 हिस्सा लिया जाता था। ये एक प्रकार का कर था जिसमें उपज का 1/3 हिस्सा लिया जाता था। टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है आयन ए दहसाला को। इसके पश्चात हम बात करते हैं गज ए इलाही। आपने पढ़ा था क्या? गज सिकंदरी। तो उसी प्रकार से एक मापक के यंत्र था भूमि नापने का, गज ए इलाही, जो अकबर ने चलाया। शेरशाह सूरी ने तो सिकंदर लोदी का वही मापक यंत्र चला दिया, जो 39 उंगल का था। यानी 39 उंगलियों से नाप कर लिया जाता था। लेकिन गज ए इलाही मापक यंत्र था 41 उंगलियों का, मतलब 2 उंगली प्लस कर दी गज सिकंदरी में। 41 उंगलियों से नाप कर लिए जाने वाला एक पैमाना था जिसे गज इलाही कहा जाता था। इसके पश्चात हम बात करते हैं खुद कासत, पाही कासत, मुजारियान। यानी खुद कासत, पाही कासत एवं मुजारियान अकबर के समय के किसानों के प्रकार थे। 3 प्रकार के किसान थे, खुद कासत, पाही कासत, मुजारियान। अकबर के समय 3 प्रकार के किसान थे, खुद कासत, पाही कासन, मुजा एवं रियान। ठीक है। अब बात करते हैं कि अकबर के नवरत्न। आपको पता होगा कि अकबर के 9 नवरत्न थे। कितने नवरत्न थे? 9। तो 9 नवरत्न थे, उनके नाम याद होना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं शुरू से। टोडरमल। सर्वप्रथम नाम करते हैं टोडरमल, एक भू राजस्व अधिकारी थे टोडरमल। उसके बाद बीरबल थे, जो एक कवि थे। उनके एक तरीके से कवि और विद्वान थे।
उनका वास्तविक नाम महेशदास था, जो कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। हिंदू थे, कालपी के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। महेशदास इनका पूरा नाम था। तानसेन उनके गायक थे, जिनका पूरा नाम राम रत्नू पांडे था। तानसेन एक गायक थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। पूरा नाम राम रत्नू पांडे था। हम बात करते हैं अगले नवरत्न की, अबुल फजल आईने अकबरी के निर्माता अबुल फजल थे। फैजी थे अबुल फजल का बड़ा भाई, जिसे फैजी जिनका नाम था। लीला सती का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। एक ग्रंथ था लीला सती, जिसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। अब बात करते हैं हकीम हुकाम। दोस्तों, हकीम हुकाम रसोई घर के प्रधान थे। एक रसोईया थे हकीम हुकाम। मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खाना बैरम खां के पुत्र, जिन्होंने ने गोद लिया था। सलीमा बेगम से विवाह किया। 1561 में मृत्यु हो गई थी बैरम खां की। उसके पश्चात अब्दुल रहीम खान ये उनके नवरत्न थे। उसके बाद बात करते हैं मान सिंह कछवाहा, जो जयपुर के शासक थे। हरका बाई के साथ दहेज में आए थे। आमेर के शासक थे मान सिंह, जिन्हें फरजंद की अकबर ने उपाधि दी। 7000 का जिन्होंने मनसब दिया था अकबर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अकबर को विस्तार से जाना। संपूर्ण रूप से हमने अकबर के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम कल जहांगीर को पढ़ेंगे। जो मैंने अब तक पढ़ा है उसका एक बार और वीडियो देखने के बाद रिवीजन जरूर करें। हम टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपलोड करते जाएंगे। संपूर्ण इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद अन्य क्लास भी लगाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर, राम राम सा।